नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के दावनपारा गांव निवासी महिला की हुई हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से हत्या में प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी व मृतका की मोबाइल को बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त ने बताया घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया है। प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त विकास उम्र 19 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम दावनपारा ने बताया कि वह मृतका अमरावती से प्रेम करता था और उससे फोन पर बराबर बातें होती रहती थी तथा हम दोनों मिलते जुलते भी थे। इसी बीच महिला का किसी और से भी प्रेम हो गया। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैंने उससे दूरी बना ली। 2 जुलाई को मैं अपने घर के पीछे कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था कि तभी अमरावती ने मुझे फोन किया और कहा कि तुम बहुत व्यस्त हो गए हो, मेरा फोन नहीं उठाते हो। फिर वह मेरे पास चली आई। जब मैंने उसे बताया कि तुम किसी और से भी बात करती है तो फिर मुझसे संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है। मृतका अमरावती ने कहा कि मुझे तुमसे भी बात करनी है और रिश्ते बनाए रखने हैं, और इतना कहते हुए वह मेरे बाल को पकड़कर मारना शुरू कर दी। उसकी इस हरकत से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वह वहीं गिरकर तड़पने लगी और उसकी गर्दन से काफी खून बहने लगा। आरोपी विकास ने बताया कि इस घटना के बाद वह डर गया और कुल्हाड़ी और अमरावती का मोबाइल लेकर खेत के रास्ते होते हुए सर्विस लेन की तरफ चला गया और अमरावती की सिम को तोड़कर फेंक दिया तथा कुल्हाड़ी और मोबाइल को सर्विस लेन के पास खंडौरा गांव के झाड़ी में छिपा दिया। बताते चले कि दावनपारा गांव निवासिनी 30 वर्षीय अमरावती उर्फ नीतू पत्नी संजय कुमार की बुधवार को घर के पीछे बाथरूम में धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। महिला घर से करीब 100 मीटर दूर बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद जब परिजन वहां पहुंचे तो महिला लहूलुहान जमीन पर पड़ी मिली। इसके बाद परिजन और गांव के कुछ लोग पहुंचे। परिजन उन्हें मित्तूपुर स्थित निजी अस्पताल लेकर गए, जहां से सीएचसी रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में मृतका के पति संजय की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपितों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। के दावनपारा गांव से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो लगभग 30 वर्ष की उम्र है उनकी किसी ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी पवई तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर क्षेत्राधिकारी भी गए, उसके साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर भेजा गया। साक्ष्य संग्रहण की कार्रवाई उसमें कराई गई। इसके बाद तत्काल प्रभाव से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसमें आज एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जिसने हत्या के जुर्म को कबूला भी है। इसका नाम है विकास पुत्र ओम प्रकाश। ये दावनपारा का निवासी है। जो इससे पूछताछ की गई उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि इसका महिला के साथ अवैध संबंध था, लेकिन इसको जानकारी प्राप्त हुई कि महिला का किसी और व्यक्ति के साथ भी संबंध है, जिसकी वजह से इसने उस महिला से बातचीत करना मना कर दिया। इस पर महिला ने बोला कि नहीं, बातचीत तो आपको शुरू रखनी पड़ेगी और मेरे साथ रहना पड़ेगा। इससे ये प्रभावित हो गया था और महिला ने फिर इसको उस दिन फ़ोन करके बुलाया कि आओ मेरे से मिलो और बातचीत करो। तब लड़के ने मना कर दिया कि तुम्हारा किसी और से संबंध है, मैं तुमसे बातचीत नहीं करूँगा। इसी पर दोनों में नोकझोंक हुई, तानातनी हुई और उसके बाद उसने अपने पास जो कुल्हाड़ी थी उसे मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना का अनावरण कर दिया गया है। इसमें गिरफ्तार को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अयोध्या रोड, आजमगढ़। अतरौलिया क्षेत्र में शुक्रवार को मौसम ने कहर ढा दिया। आकाशीय बिजली गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 किशोरियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से झुलस गईं।
हादसे से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। पहली घटना स्थानीय थाना क्षेत्र के जोहपतपुर गांव की है, जहां धान की रोपाई कर रही लड़कियों पर बिजली गिर पड़ी। इस हादसे में अंतिमा 15 वर्ष पुत्री मंटू, कक्षा 9 की छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्वाति 18 वर्ष पुत्री दीपचंद, जो कक्षा 10 की छात्रा थी, गंभीर रूप से झुलस गई। हालत नाजुक होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस प्राकृतिक हादसे में अन्य घायल छात्राओं में चंदा 18 वर्ष पुत्री जनसू, बिंदु 15 वर्ष पुत्री रामाश्रे, मुस्कान 19 वर्ष पुत्री शिवकुमार, शिवमणि 12 वर्ष पुत्री संतराम, ललिता 20 वर्ष पुत्री रामप्रकाश, प्रियंका 12 वर्ष पुत्री शिवकुमार, गरिमा 15 वर्ष पुत्री रामनरेश शामिल हैं, जो एक ही गांव की थी। सभी झुलसी किशोरियों का उपचार अतरौलिया स्थित 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय में चल रहा है। गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर के लोग जरेई की रोपाई कर रहे थे और एक अंतिमा और पिता का नाम है मिंटू, उसकी मृत्यु हो गई और 8 लोग घायल हैं, उसकी चपेट में आ गए। तो आप लोग यहाँ लेके आए? तुरंत हम लोग 108 पे फोन किए, एम्बुलेंस पहुंची और तुरंत हम लोग अस्पताल पे आ गए। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आया? यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं, डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया। उपचार सही तरीके से हो रहा है? हाँ, सही तरीके से उपचार हो रहा है। क्या जिनकी मृत्यु हुई उनके घर पे कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक गया या नहीं गया, आप सबको पता है? अभी वहाँ नहीं कोई गया। वहाँ भी नहीं गया जी। आप लोगों ने सूचना दिया कहीं? हम लोगों को कहीं सूचना उन लोगों को तो नहीं दिया, और ये यहाँ हम डॉक्टर साहब से कहे कि एसओ साहब को बताएं, तो उन्होंने कहा हम यहाँ से अस्पताल के माध्यम से उनको बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। तो आप क्या मांग करते हैं जिनकी मृत्यु हुई परिवार के लिए? हाँ, जिनकी मृत्यु हुई उनकी कुछ आर्थिक सहायता होने की अपील कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ। आज घटना ये 4, 5, 6, 7 लड़कियां थी, वो सब जरे बैठा रही थी। अचानक ये बिजली चमकी तो एक तुरंत गिर गई, फायर हो गई और 4-5 लोग वो जरई लगा रही थी, राज विजय सिंह के खेत में लगा रही थी। क्या हुआ? हाँ, फिर इसके बाद वो जब बिजली चमकी ना, वो इकट्ठा ही सब बच्चियां थी, वो थोड़ा अलग थी, वो तुरंत बिजली गिरी, वो तो चीर कर उसको मार दिया। ये लोग गिर गए, लेकिन थोड़ी थोड़ी झटके सबको लग गई है। हाँ, सब बच्चे। बस उसके बाद गांव वाले दौड़ के गए, वहां से सब लोग उठा पठा कर घर ले गए। घर लेकर फिर यहाँ से एम्बुलेंस गई, फिर अस्पताल लेकर आए हम लोग। वहीं दूसरी घटना सुखीपुर ग्राम सभा की है, जहां शाम लगभग 6 बजे आकाशीय बिजली गिरने से कुमारी ज्योति, उम्र लगभग 16 वर्ष की मौत हो गई। वह स्वर्गीय राजाराम की पुत्री थी और सेनपुर स्थित एक सिलाई केंद्र पर प्रशिक्षण ले रही थी। शुक्रवार शाम क्लास के बाद घर लौटते समय जैसे ही वह गांव के पास पहुंची, तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी और वह उसकी चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका 4 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी असामयिक मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटनाओं की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों गांवों में मातम का माहौल व्याप्त है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। मेरी बार सेनपुर से आ रही थी, उसको बिजली मार दी। कहाँ गई थी सिलाई की। कैसे सूचना मिली थी आपको? और वहाँ थे, वहाँ बताए लोग। वहाँ से क्या हुआ जब बिजली मारी? फिर क्या हुआ? वहाँ ऊपर वैसे साइकिल से गिरती वैसे पड़े थे, तब तत्काली? हाँ, तत्काल तुरंत। कितने भाई बहन थे आप? हम लोग 4 भाई, 3 बहन है। शादी हुई है? हाँ, शादी सबकी हुई, एक नहीं हुई थी। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। नीति के खिलाफ शनिवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई बिल्डियागंज और महाराजगंज ने विधायक गोपालपुर नफीस अहमद को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष बिल्डियागंज योगेंद्र यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के विलय से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। विशेष रूप से बालिकाओं की सुरक्षा और स्कूलों में उनकी उपस्थिति प्रभावित होगी। इसके अलावा शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की नौकरियों पर खतरा मंडराएगा। बीएड और बीटीसी डिग्रीधारी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होंगे। मिड डे मील योजना से जुड़ी गरीब महिलाओं की आजीविका भी संकट में पड़ सकती है।
सपा विधायक गोपालपुर नफीस अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी किसी भी नीति का पुरजोर विरोध करेगी जो गरीब, ग्रामीण और वंचित वर्गों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रचे। इस दौरान भाजपा सरकार की नीति व नीयत पर सवाल उठाए और भाजपा की कथनी और करनी में फर्क बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मदरसे बंद करते करते सरकारी स्कूल बंद करने लगी है। यह सरकार केवल उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की नहीं। लगातार हमारे नेता जो पीडीए के जननायक हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का हक मारने का काम कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने एक इतना बड़ा कदम उठाया जिससे आज पूरे प्रदेश के गरीब, दलित, पिछड़े, कमज़ोर, मुसलमान सब परेशान हैं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि आप प्राथमिक, जूनियर स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले रहे हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनकी तादाद कम है छात्रों की। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब अपना देश गुलाम था, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों ने किया और जनता ने इस देश की आज़ादी का जश्न मनाया 1947 में इस चीज़ को सोचकर कि आने वाला वक्त हमारा होगा, हमारे बच्चों का होगा। ये बच्चे देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे और इसकी बुनियाद बाबा साहब के संविधान से रखी गई थी और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और प्रदेश में आई, उन्होंने इन लोगों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, सबका हक मारने का काम किया और उसी कड़ी में इन्होंने स्कूल बंद करने का फैसला लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनकी सोच, क्योंकि ये सोच, इनकी जो फासिस्ट सोच है, पहले तो ये प्रदेश की जनता को दूसरे मुद्दों में उलझाने का काम करते हैं। कहाँ ये मदरसों को बंद करने, उन पे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे थे और मदरसे बंद करते करते इन्होंने सरकारी स्कूलों को भी बंद करने का काम किया। वो सरकारी स्कूल जहाँ पे दलितों के, पिछड़ों के, गरीब मुसलमानों के बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम बच्चियों को अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां। आप बताइए, वो गरीब बेटी जिसका बाप सुबह मजदूरी करने चला जाता है घर छोड़ के, जिसकी माँ खेतों में काम करने चली जाती है, वो बच्ची, छोटी बच्ची, 4 साल 5 साल की बच्ची 3 किलोमीटर दूर कैसे जाएगी शिक्षा ग्रहण करने? बताइए, सरकार का पक्ष है कि क्योंकि बच्चे स्कूलों में कम है इसलिए मर्जर किया जा रहा है। सरकार सीधे सीधे प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों की नहीं है। अगर बच्चे कम आ रहे हैं, अगर बच्चे उसमें कम हो रहे हैं, तो आप बताओ कि 1947 के बाद जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने स्कूल बनाने का काम किया, उन्होंने आईटी बनाने का काम किया, उन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें देश को देने का काम किया और आप 2014 से सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिया? आज भी वो बच्चे टाट पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुर्सियां नहीं लगा पा रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड जो है नहीं कर पा रहे हैं, आप पंखा नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी भी सदन में उठाया और आगे भी उठाऊंगा, 230 ऐसे स्कूल हैं जिनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, जर्जर पड़े हुए हैं। सरकार की मंशा है कि इन स्कूलों को बंद करके और इन स्कूलों को प्राइवेट हाथों में बेचने की साजिश चल रही है। आपकी विधानसभा में जो हमारा बिलरियागंज ब्लॉक है उसमें 27 स्कूल हैं और जो महाराजगंज ब्लॉक हमारी विधानसभा का है उसमें 17 स्कूल इसको मर्ज कर रही है। और मैं सरकार से आपके माध्यम से ये गरीब, दलित, पिछड़े और गरीबों के लिए कह रहा हूं कि सरकार को इस पे विचार करके अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती है, ऐसे हम लोग मजबूती से गरीब पिछड़ों की लड़ाई, हमारे नेता ने कहा है,
हम सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और ये साजिश सिर्फ इतनी छोटी नहीं है। हमारे नेता ने अभी परसों जब आजमगढ़ आए थे, उन्होंने मन से कहा कि ये उन्हीं स्कूलों को चिन्हित करके बंद कर रहे हैं जहां पर इनकी जमानत जब्त हो गई। भारतीय जनता करती नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन गरीब बच्चों को सहूलियतें दें, उनको अच्छा, जब लोगों को सहूलियत मिलेगी तो क्या गरीब क्या अमीर सारे लोग वहाँ पर पढ़ाने का काम करेंगे। सरकार दूसरे कामों में पैसे लगा रही है। सरकार के पास शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए कोई फंड नहीं है। उनके काम सिर्फ और सिर्फ दूसरे गुमराही करने वाले कामों में उनके पैसे खर्च हो। आपकी पार्टी के बलिया के सांसद सनातन पांडे ने कल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार स्कूल बंद कर रही, शराब के ठेके खुलवा रही है। नहीं, ये सांसद जी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आप देवरिया से बॉर्डर जितने लगे हैं आप देख लें, सरकारी स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं। आप इस उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ नौजवानों की, पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश में, आप इन नौजवानों के हाथों में क्या देना चाहते हैं? गांधी का और अंबेडकर का सपना था कि हमारे नौजवानों के हाथों में कलम और किताब आए और वो साइंटिस्ट बने, वो इंजीनियर बने और देश और दुनिया की खिदमत कर सकें। और आप इन नौजवानों के हाथों में नशा देना चाहते हैं, शराब देना चाहते हैं, इसलिए शराब की दुकान खोल रहे हैं। तो हम भी कहते हैं कि इन शराब की दुकानों पे, और ये इनका गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल क्या है? ये है, गुजरात में तो शराब पाबंदी है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लगा देते? इनको लगाना चाहिए अगर मॉडल अच्छा है तो। आज आपको ज्ञापन देने लोग आए थे? देखिए, ये हमारे पास आए हैं और शिक्षक संघ के लोग, और मैं आपके माध्यम से इनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आगामी सत्र में हम लोग इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती से उठाने का काम करेंगे। और ये लड़ाई गरीबों की है, दलित पिछड़ों की, कमज़ोरों की। इस लड़ाई को हम लोग अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ने। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय का कहना है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल गौशाला बनाई जाएगी। इसी क्रम में आजमगढ़ में भी एक मॉडल गौशाला बनाई जाएगी, जहां गोबर और गोमूत्र से उत्पाद बनाए जाएंगे। आज विज्ञान लगातार इस पर रिसर्च कर रहा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी गोमूत्र के सेवन से दूर हो सकती है। कोरोना काल में जब लगातार मौतें हो रही थी, जिन लोगों के घरों में गाय थी, वहां किसी की मौत नहीं हुई है। गाय किसान की है, उसको गोमूत्र और गोबर पर काम करने की जरूरत है। अभी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उनको लेके सभी जिलों में जा रहे हैं। तो उसमें जो गौशालाओं में हमारा गौवंश है, जो निराश्रित गौवंश जिसको कहा जाता है, प्रत्येक गौशाला में गौशालाएं अच्छी बने, गाय उसमें एक एक गाय की चिंता हो। मतलब ये नहीं है कि गौशाला है उसमें 10 गाय पड़ी हुई हैं, उनकी कोई ध्यान नहीं है, कमज़ोर है, एक एक गाय की चिंता। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, अंत्योदय योजना जो उनकी थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बिल्कुल उनकी योजना है। और एक एक गाय कहीं कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, उसकी सुविधाएं हों, उसका चूने युक्त पानी मिले, वहाँ सफाई हो, हरा चारा मिले, चोकर मिले, कमजोरी कहीं दिखे नहीं। तो ऐसा एक बढ़िया वातावरण, और प्रत्येक एक जिले में कम से कम एक गौशाला ऐसी मॉडल बने जहाँ पे उस वहाँ गौमूत्र से गुनाइल बने और चीज़ें बने, पेंट बने, गौ उत्पाद बने। और गाय का जो गोबर है उसको हमारे ऋषियों ने लिखा है गौमय बस्ते लक्ष्मी, और गाय के लिए कहा है गावो विश्वस्य मातरः है, गाय विश्व की माता है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया, ये सिद्ध मंत्र हैं। लेकिन इसको विज्ञान ने, आज की जो विज्ञान है वो इस पर पहुंची नहीं है अभी, लेकिन फिर भी वो जो सारी चीज़ें हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखी थी हमारे वेदों में, पुराणों में, वही सारी चीज़ें आज विज्ञान उस पर रिसर्च कर रही है, तो वो सारी चीज़ें सत्य हैं। तो एक एक मंत्र सत्य है
कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। माने गाय का गोबर जब खेती में पड़ता है तो किसान को माला माल कर देता है, माने वो लक्ष्मी पैसे को बचाता है, फिर उसका जो उत्पादन है विषमुक्त उत्पादन, उसकी रेटें बढ़ जाती हैं। तो ये ऐसे ही गौमूत्र है। आज दुनिया के अंदर जैसे कैंसर जैसी जो बीमारी है उसका असाध्य रोग है ये पूरे दुनिया के लिए, लेकिन कहीं कोई स्थायी इसका इलाज नहीं। लेकिन जो गौमूत्र का सेवन करने वाले लोग हैं वो उनको कैंसर ही नहीं होता, कैंसर जैसी असाध्य बीमारी नहीं होती है। और आप समझिए कोरोना काल के समय पूरे देश के अंदर एक भी गौभक्त जो गाय के संपर्क में रहते थे, गाय की सेवा करते थे, उनकी कोरोना काल में भी डेथ नहीं हुई। ये कितनी बड़ी बात है। तो आज वो जो निराश्रित रूप में गौशालाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एक प्रायोरिटी पे लेकर कि गौवध नहीं हो, तस्करी नहीं हो और कत्ल खाने पुनः आते ही आते बंद कर दिए थे। पूरे सबसे बड़ा एक बजट जो है गाय के लिए वो दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी किसान, वो गाय किसान की है लेकिन उसको गौमूत्र और गोबर पे उसको काम करने की जरूरत है। उसकी हमने प्लान बनाई है। तो किसान को हम मुख्यमंत्री जन सहभागिता के अंतर्गत गौशाला से गाय देंगे, उसका जो पैसा है वो किसान को देंगे और साथ में एक सब्सिडी पे 16,200 और आगे पीछे भी हो जाती हैं उसकी रेटें कंपनियां दे रही हैं। वो बायोगैस एक छोटी फैक्ट्री के रूप में किसान के यहाँ लगवा देंगे तो किसान पे कोई गाय रखने का कोई लोड नहीं रहेगा, उसका आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, क्यों सरकार उसको पैसा देगी। लेकिन जैसे ही बायोगैस उसके घर में लगेगा तो एक छोटी फैक्ट्री उसके स्थापित हो गई तो उसको गैस मिलने लगेगी, उसको सैलरी के रूप में उसको खाद मिलने लगेगी और गौमूत्र के रूप में उसको यूरिया मिल जाएगी। और जैसे ही ये काम होगा तीनों का लाभ उसको मिलेगा आर्थिक रूप से, और फिर उसके बाद में उसके घर की बीमारियां दूर होंगी और उसका जो उत्पादन होगा विषमुक्त उत्पादन, जो जहर नहीं होगा उसमें। आज खेती से लेके हम लोग सब मर रहे हैं और WHO की रिपोर्ट है कि 2030 तक भारत की आधी आबादी को कैंसर हो जाएगा। क्या होगा, देश बचेगा नहीं। तो केवल और केवल जो हमारी गौ माता है उसको लेके हम इस तरह से काम करेंगे तो हमारी खेती भी बचेगी, जमीन बच जाएगी, जल बच जाएगा, पर्यावरण बच जाएगा और इसको बचाते बचाते सरकार को भी वो किसान बचा देगा जब गौ माता उस किसान के घर पहुंच जाएगी। क्योंकि एक बोरी DAP जब किसान अपने खेत में डालता है तो 2421 रुपये सरकार उसको सब्सिडी देती है। ऐसे यूरिया में 2100 रुपये के लगभग सब्सिडी देती है। ये बड़ा अमाउंट ये सरकार को भी बच जाएगा। तो ऐसी ये गौ माता जिसके लिए हमने प्लान बनवाई है, यहाँ इस जिले का भी प्लान तैयार कराया है अभी बैठक में। तो हम सब लोगों को इस पे एक पॉजिटिव, अभी तक हम दूध की बात करते हैं लेकिन दूध की बात करते करते यहाँ तक आ गए, लेकिन हम गाय को बचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके गौमूत्र और गोबर पे बात ही नहीं करते। दूध देती है जीवन में बहुत कम समय, लेकिन गौमूत्र गोबर हर समय गाय देती है और वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप समझ रहे हैं। आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज क्षेत्रांतर्गत शुक्रवार को ताजिया जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 6 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। मारपीट का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया है। जहानागंज क्षेत्र के बुझई गांव में 2 ताजिएदारों में ताजिए को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग व दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की और घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर 6 लोगों को हिरासत में लिया है और विधिक कार्रवाई में जुटी है। यह प्रकरण थाना जहानागंज के बुझई गांव का है। 2 ताजियों के जुलूस के लोग नारेबाजी करते हुए आपस में भिड़ गए, उनमें मारपीट की घटना घटित हुई, पत्थरबाजी हुई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की। इस मारपीट में प्रथम पक्ष के मुख्तार अंसारी सहित 3 लोग व द्वितीय पक्ष के साहबुद्दीन सहित 4 लोग घायल हुए। इनको अस्पताल भेजकर इनका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस द्वारा प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। दिनेश कुमार गोयल,
सभापति की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अभियंता विद्युत आजमगढ़ मंडल रामबाबू, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सभी उपखंडों के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता उपस्थित थे। समिति ने जनपद में आबादी के हिसाब से विद्युत आपूर्ति एवं ट्रांसफार्मर की स्थिति एवं रखरखाव की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के रखरखाव को सुरक्षित रखते हुए खराब होने वाले ट्रांसफार्मर को तत्काल बदलने रिपेयर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। रखरखाव के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि परिवर्तकों के अनुरक्षण परिवर्तकों का कार्य नियमित रूप से कराया जाता है। विभाग द्वारा सभापति को अवगत कराया गया कि पिछले वर्ष के समान अवधि में कमी आई है। समिति ने विभाग को निर्देश दिया कि प्रत्येक 3 माह में मीटर रीडरों के क्षेत्र में नियमित बदलाव करते रहें, ताकि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। समिति ने कहा कि सभी उपखंडों पर शिकायत रजिस्टर बनाएं, जिसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज किया जाए। समिति ने कहा कि सभी अभियंता उपखंडों का भ्रमण करें तथा शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करें। सभापति ने कहा कि विभागीय भ्रष्टाचार तथा अन्य प्रकरणों में चेक किए जाने वाले एरिया को वहां के अधिकारियों के अलावा एरिया के अन्य अधिकारियों द्वारा सत्यता की जांच की क्रॉस चेकिंग कराया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय व्यवस्था के भ्रष्टाचार मुक्त सुचारू संचालन हेतु उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया जाए। सभापति ने कहा कि पोलों पर फैली जर्जर केबलों तारों से होने वाली दुर्घटना को रोकने की कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक तारों के मकड़ जाल से मुक्त करें। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी को रोकने के लिए विभाग एवं जनता के बीच समन्वय सही करें। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी पर FIR दर्ज कराएं तथा विभागीय संलिप्तता पाए जाने पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर की समीक्षा किया जाए तथा उपभोक्ताओं को सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य अभियंता प्रत्येक महीने समीक्षा करें तथा लंबित विद्युत केसों का निस्तारण करें। सभापति ने कहा कि सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय पर बकाया विद्युत बिलों की वसूली हेतु व्यक्तिगत संपर्क करें तथा पत्राचार किया जाए। सभापति ने कहा कि विद्युत चोरी रोकने हेतु विभाग द्वारा बिजली मित्र पोर्टल चालू किया गया है। विभागीय टीम एवं विजिलेंस द्वारा संबंधित खंडों के अधीनस्थ उपकेंद्रों के क्षेत्रांतर्गत चेकिंग अभियान चलाकर विद्युत चोरी रोकने की कार्यवाही की जाए एवं अवैध उपभोक्ताओं के विरुद्ध धारा 135 एवं 138B के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए तथा चोरी रोकने हेतु RDSS योजना के अंतर्गत नंगे तारों को बदलकर ABC केबलिंग किया गया है। साथ ही संयोजनों पर आर्मर्ड केबल लगाते हुए स्मार्ट मीटर लगाया जाए। आवश्यकतानुसार घरेलू से वाणिज्यिक विधा परिवर्तन व भार वृद्धि किया जाए एवं नए संयोजन दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अत्यधिक हॉई लॉस फीडरों को चिन्हित कर विभागीय टीम एवं विजिलेंस टीम के साथ चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में डोर टू डोर अभियान चलाकर लाइन हानियों को कम करने का प्रयास किया जाए। विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि अत्यधिक चोरी वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता पर RDSS योजना के अंतर्गत AB केबल लगाने का कार्य अंतिम चरण में है। सभापति ने कहा कि बकायेदार उपभोक्ताओं को चिन्हित कर विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की जाए तथा समय सीमा के अंदर बकाया का भुगतान न करने पर धारा 3 के तहत नोटिस भी निर्गत किया जाए। धारा 3 के अंतर्गत कुल 8,7,930 नग उपभोक्ताओं को नोटिस जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जनपद के अंतर्गत वाणिज्यिक औद्योगिक इकाइयों को सुगमता से संयोजन निर्गत किए जा रहे हैं एवं विद्युत संयोजन की सुगमता हेतु एकल खिड़की प्रणाली झटपट निवेश मित्र एवं निजी नलकूप पोर्टल का गठन किया गया है। विभागीय अधिकारियों द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें प्राप्त होती है, जिसका ससमय निस्तारण करा दिया जाता है तथा समस्त उपकेंद्रों पर अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी,
अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता का मोबाइल नंबर दीवार पर अंकित है। कंट्रोल रूम में त्रुटिपूर्ण बिल, खराब मीटर, नया विद्युत संयोजन, विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटर एवं सोलर रूफटॉप नेट मीटर से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती है, जिनका निस्तारण ससमय करा दिया जाता है। सभापति ने कहा कि स्थानीय स्तर पर विद्युत संबंधित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु जन सामान्य उपभोक्ताओं में हेल्पलाइन नंबर 1912 का व्यापार प्रचार सुनिश्चित कराएं। इसके संबंध में सभी उपखंडों पर पंपलेट भी चस्पा करें। साथ ही प्रत्येक सोमवार को संभव जनसुनवाई के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विद्युत संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं प्रतिदिन कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाता है एवं प्रत्येक उपकेंद्रों पर शिकायत रजिस्टर उपलब्ध है, जिसमें उपभोक्ताओं की समस्याओं को दर्ज करने के साथ साथ निस्तारण कराया जाता है। वर्तमान में जनपद आजमगढ़ में कोई प्रकरण निर्धारित समय के बाहर लंबित नहीं है। विगत 2 वर्षों में विभाग को सदस्यों द्वारा कुल 97 अदद शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे 96 अदद शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है एवं शेष शिकायत प्राक्कलन से संबंधित है, जिसमें प्राक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत उचित कार्यवाही करते हुए शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही कर दी जाएगी। वर्तमान में जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत अन्य कोई प्रकरण लंबित नहीं है। इस अवसर पर समिति के सदस्य रतन पाल सिंह, जितेंद्र सिंह सेंगर, सदस्य विधान परिषद विजय बहादुर पाठक, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह, सीओ सिटी, DSTO सहित सचिवालय के अधिकारीगण एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह।
शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर।